देना शुरू कर देती है। अब भाई मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, क्या ये मुस्कान सही कर रही है? और मैंने आपको बताया कि इंसोमेनिया यानी कि नींद की बीमारी की प्रॉब्लम है हमारी ओवर थिंकिंग, और ओवर थिंकिंग को क्या नींद की गोली खत्म कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं। मैं बोलता हूं बिल्कुल भी नहीं होगी। एक 16 वर्षीय लड़की जिसका नाम मुस्कान है, वह मेरे बिल्कुल क्लोज थी। आज मैं उसकी स्टोरी बताऊंगा आपको कि किस तरह वह अवसाद में गई, उसने क्या क्या मिस्टेक्स की जिसकी वजह से वह एंजाइटी की लास्ट स्टेज तक पहुंचते हुए उसने सुसाइड अटेम्प्ट भी किया। और उसने क्या क्या एफर्ट्स लगाए अपने आप को ठीक करने के लिए कि वह आज वह बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रही है। वही बात आपके सामने साझा करने जा रहा हूं। कृपया ध्यान से सुनिएगा कि जो उसने गलतियां की वो आप ना करें, ताकि मानसिक बीमारियों से बचे रहे। शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मुस्कान की एज है 16 वर्ष। उसकी सबसे बड़ी गलती ये है कि वे छोटे छोटे जो तनाव होते हैं हमारी लाइफ में उसको डील नहीं कर पाई। जब वह उसको डील नहीं कर पाती थी तो अक्सर ही नेगेटिव रिएक्ट करती थी, जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन उसका स्वभाव बन गया था। और वो चिड़चिड़ापन, वो गुस्सा, वो छोटी छोटी बातों पर रोना, किसी के पीछे पड़ जाना, छोटे छोटे टेंशन ले लेना, यही कारण होता है हमारा अवसाद में जाने का। बाई चांस उसकी टीचर्स ने अगर उसको होमवर्क दे दिया, अगर वो किसी कारणवश पूरा नहीं कर पाई, तो उसको रात को नींद आना बंद हो जाती थी। ऐसा क्यों? अब उसको आने वाले जो कल होता है उसके बारे में लगातार डर सताता रहता था कि कल को मेरी जो टीचर्स कॉपी चेक करेंगी, कभी वो मेरी इंसल्ट ना कर दे, कभी वो मेरी पिटाई ना कर दे, कभी वो फोन करके मेरे मम्मी पापा को ये ना बोल दे कि आपकी लड़की बिल्कुल पढ़ाई में जीरो है, उसको कुछ नहीं आता क्योंकि मैंने होमवर्क पूरा नहीं किया। एक जो छोटा सा स्ट्रेस है, उसने पता नहीं उस स्ट्रेस के पीछे कितने थॉट्स जोड़ दिए। लगातार तनाव के कारण उसकी हालत खराब हो जाती थी। इसी वजह से होमवर्क पूरा न करने की वजह से उसको रात में नींद आना बंद हो जाती थी कि कल का दिन मेरे लिए कैसा होगा। इसी वजह से लगातार वह सरवाइव करती रहती थी। सेकंड फैक्ट है दूसरा तनाव। बाई चांस उसकी पेंसिल चोरी हो गई, या फिर कॉपी चोरी हो गई, या फिर उसके 10 रुपए खो भी जाते थे, तो लगातार स्ट्रेस लेती रहती थी। इतना नेगेटिव साइकोलॉजिकल चेन उसके दिमाग में चलना शुरू हो जाती थी छोटे से स्ट्रेस की वजह से कि 10 रुपए खो गए, मैं तो बहुत बड़ी अनलकी लड़की हूँ, मेरा तो पता नहीं दिमाग ही कहाँ है, मेरे मम्मी पापा मेरे को ठीक ही बोलते, तेरे से भुलक्कड़ मैंने कहीं नहीं देखी, तू कहीं कामयाब नहीं हो सकती जब अपने पैसे या अपना सामान को अच्छी तरह संभाल के नहीं रख सकती। मतलब एक जो छोटा सा तनाव है अपने लाइफ पे जोड़ देती थी, जिसकी वजह से लगातार स्ट्रेस क्रिएट होता रहता था। अगर किसी के साथ उसका झगड़ा हो जाता था, वह 3 से 4 दिन तक लगातार स्ट्रेस लेती रहती थी। उसने मेरे को धोखा दिया, उसने मेरे को ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उससे तो मैं बदला लूंगी, उसने मेरे को बहुत जोर का थप्पड़ मारा। मतलब ये क्या है सर? छोटे छोटे से एक स्ट्रेस वाले पॉइंट होते हैं जिसको हम आसानी से डील कर सकते थे, मगर मुस्कान नहीं कर पाई। अब उसकी लाइफ में दिन में कम से कम 50, 10 या 20 फैक्ट तनाव वाले आते थे, मगर उनको वो डील नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से वह डिप्रेशन में शिफ्ट हो जाती है साल या 6 महीने के अंतराल में। अब उसको लगातार डिप्रेशन में शिफ्ट होने के बाद ये फील होने लग गया ओवर थिंकिंग का वह शिकार हो गई, क्योंकि उसकी बीमारी थी तनाव को बहुत बढ़ा चढ़ाकर सोचने की। अब डिप्रेशन में आने के बाद अब सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चलना शुरू हो जाते हैं। आपको ऑटोमेटिकली मुस्कान को नींद आना बंद हो जाती है।
अब वह बात बात पर चिड़चिड़ापन का शिकार होने लग जाती है। चौबीसों घंटे उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। अगर कोई बच्चा, अब मुस्कान की हालत इस कदर बिगड़ गई थी, अगर कोई बच्चा उसके पास आकर के थोड़ा सा चिल्लाने भी लग जाए तो उसको पैनिक अटैक आना शुरू हो जाते थे, क्योंकि तनाव बहुत ज़्यादा उसने अपनी लाइफ में लिया था। पैनिक अटैक आने का रीज़न होता है तनाव, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते लेते हम डिप्रेशन में शिफ्ट हो गए। डिप्रेशन के बाद उसको पैनिक अटैक आना शुरू हो जाते हैं कि कोई भी चीज़ उसको जैसे चुभती है, उसके कानों में नॉइस वाली चीज़ उसको बर्दाश्त नहीं हो पाती थी। कोई चिल्लाने की आवाज़ आ जाए या फिर कोई बर्तन उसके सामने से अगर गिर जाता है तो उसको पैनिक अटैक आना शुरू हो जाता है। तो उसका ऐसा लगता था कि पैनिक अटैक में अक्सर हार्ट बीट इतनी फास्ट हो जाती है, फास्ट होने के बाद उसको ऐसा लगता है कि मेरी धड़कन है मेरे कानों में सुनाई देने लग जाती है। इस तरह की साइकोलॉजिकल सिम्टम उसको लगातार चलते रहते थे। इसके बाद सर जैसे ही डिप्रेशन में वो शिफ्ट होती है, इंसोमेनिया की प्रॉब्लम, और लगातार नेगेटिव सोचती रहती थी, उसको इंसोमेनिया की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। और नींद न आने का एकमात्र कारण है हमारी ओवर थिंकिंग। जब मुस्कान के दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स चलते रहते थे, 50-50, 100-100, और वह उनको डील ही नहीं कर पाती थी, और डील न कर पाने के कारण उसको नींद की समस्या को झेलना पड़ता था। उसको लगातार नींद की समस्या उसकी लाइफ में चलती रहती थी। फिर वो गलतियां क्या करती थी, अपने आप को ऑटो सजेशन देना शुरू करती थी कि मैं तो पूरी लाइफ ऐसी ही रहूंगी, मैं हमेशा ही ऐसी ही रहूंगी। इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं परमानेंट स्टेटमेंट। कि हमेशा कभी भी, ये एक ऐसी वर्ड है जो आपको साइकोलॉजिकल बीमारियों से निकलने ही नहीं देते। अब मैं कभी नींद ही नहीं आएगी मेरे को तो मैं तो जिंदगी भर ऐसी ही रहूंगी, ये क्या है सर? ये परमानेंट स्टेटमेंट है आपके प्रति। ये क्या बोलते हैं? अफर्मेशन किस चीज़ को बोलते हैं? अफर्मेशन इसी चीज़ को तो बोलते हैं कि हम जो बोले अपने दिमाग को, उसको हम महसूस करो या फिर अपनी लाइफ में अप्लाई कर सके उन अफर्मेशन को। तो अफर्मेशन कैसी दे रही है ऑलरेडी मुस्कान, कि मैं कभी ठीक ही नहीं हो पाऊंगी, मैं तो हमेशा ही ऐसी रहूंगी। इस तरह के साइकोलॉजिकल चेन में वो फंस जाती है, और फंसने के बाद इस चीज़ से बाहर ही निकल पाती। और यही सत्य है, आप अपने मन को जैसा बोलोगे आपका मन वैसा ही आपको रिस्पोंड करेगा। अब वो अपने मन को कैसे हिंट दे रही है कि मेरे को कभी नींद नहीं आएगी, मैं तो हमेशा ही ऐसी रहूंगी, तो माइंड ने भी ऐसा ही स्वीकार किया कि आपको कभी नींद ही नहीं आएगी, और उसको कभी नींद आई ही नहीं। इसके बाद लगातार वह YouTube पे नेगेटिव वीडियो देखती थी कि मानसिक समस्या ऐसी है, इसमें आप कभी ठीक ही नहीं हो पाओगे, इसमें ये है वो है। इसके बाद ये सारा सिलसिला लगातार जब 6 महीने चलता रहा, तो एक दिन जब बर्दाश्त से बाहर हो जाती है मुस्कान के लिए ये सब चीज़ें, तो वह अपने मम्मी पापा को ये चीज़ बताना ठीक समझती है। उसने अपने मम्मी पापा को बताया कि मेरे साथ ये ऐसी ऐसी दिक्कतें हो रखी है, मेरे को नींद नहीं आती, मेरे को लगातार दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल चलते रहते हैं, और मैं कभी एक जगह पर फोकस नहीं कर पाती। तो अक्सर माँ बाप का रिप्लाई ऐसी चीज़ों में क्या होता है, जब भी कोई बच्चा मानसिक समस्या से जूझता है तो ये होता है कि यार छोड़ ना, तू बहुत ज़्यादा सोचती है या फिर सोचता है, अपने आप ठीक हो जाएगा, तो सोचना थोड़ा सा कम कर दे। जबकि उनको पता ही नहीं कि इस धरती पे इंसान फालतू सोचना नहीं चाहता, कोई कुछ ज़्यादा सोचना नहीं चाहता। ऑटोमेटिक ये थॉट्स आते रहते हैं उनके दिमाग में, कंट्रोल नहीं हो पाते, क्योंकि न्यूरल पैटर्न बन चुके हैं हमारे दिमाग में, हैबिट का फॉर्मेशन हो चुका है लगातार सोचने का। तो ऐसा ही मुस्कान के साथ हुआ। उसको क्या हुआ, हेल्पलेस फील हुआ अपने मम्मी पापा को बात करने के बाद। क्यों? क्योंकि वहां से जो एक्सपेक्ट वह करना चाहती थी मुस्कान, एक्सपेक्ट ये करना चाहती थी कि उसके मम्मी पापा उसको समझे, उसकी बातों को रियलाइज करे, और फिर कुछ ऐसा एक्शन ले जो मेरे फेवर में हो। लेकिन हुआ क्या, उसके मम्मी पापा को उसकी तरफ से अनएक्सपेक्टेड इवेंट का सामना करना पड़ा, जो उसको असहाय महसूस करवा रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि यार तो मेरे मम्मी पापा भी मेरे साथ नहीं है, मैंने अपने दोस्तों के साथ भी ये बात साझा की, मेरे दोस्त भी मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे, अब मैं क्या करूं। वह लगातार ऐसी ऐसी चीज़ों में लगातार सर्वाइव करती रही। उसने काफ़ी दिन
इस तरह की बीमारियों को झेला। जब अनकंट्रोलेबल ये चीज हुई उसकी लाइफ में, तब उसने सोचा कि या तो मैं सुसाइड करूंगी या फिर मैं अभी डॉक्टर के पास अकेली जा रही हूं, क्योंकि कोई भी मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा, ना तो मेरे दोस्त ना मेरे माँ बाप। वह दोस्तों हिम्मत करके मुस्कान डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर के पास जाने के बाद वह रोने लग जाती है कि सर मेरे साथ ऐसी ऐसी समस्या हो रही है, मैं इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रही, मेरे को ना तो नींद आती, मेरे को घुटन रहती है, मेरे को पैनिक अटैक आते हैं, भीड़ में जाने से डर लगता है। मतलब सोशल एंजाइटी का पार्ट भी उसकी लाइफ में आता है। तो जैसे ही वह डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर सिर्फ फिजिकली डॉक्टर्स है ना कि मेंटली तो भाई साइकेट्रिस्ट होता है। तो फिजिकली डॉक्टर के पास जाती है, फिजिकली डॉक्टर को कुछ नहीं, सारी समस्या अरे इग्नोर कर, कुछ नहीं है। डॉक्टर साले पागल होते हैं, सच बताऊं आधे। वो आपको एक्चुअल समस्या बताएंगे नहीं, क्योंकि उनका बिजनेस भाड़ में चले जाता है, बिजनेस खाक हो जाता है भाई। अगर वो रियलिटी बताने लग गए ना आपको कि आपको वास्तव में समस्या ये है, तो आप उसके पास जाओगे नहीं। और जब आप उसके पास जाओगे ही नहीं तो उसका बिजनेस ठप हो सकता है। तो उसने क्या किया, अगर आप उसके पास गए हो तो भाई कुछ ना कुछ देकर तो जरूर भेजेगा, खाली तो आपको जाने नहीं देगा। ये होता है डॉक्टर की साइकोलॉजी होती है उनकी, कि अगर आया तो मेहमान दिए बगैर नहीं जाने देंगे। तो उसने क्या किया, मुस्कान को नींद की गोली थमा दी और उसको बोलो कि आपकी नींद आ जाएगी और सुबह शाम मतलब इसको शाम को सोने के से पहले मतलब 1-1.5 घंटा पहले इसको ले लेना और आपको अच्छी नींद आएगी। बिल्कुल सही बात है। उसको जैसे ही मेडिसिन दी जाती है, मुस्कान उसको लेना शुरू कर देती है। अब भाई मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, क्या ये मुस्कान सही कर रही है? और मैंने आपको बताया कि इंसोमेनिया यानी कि नींद की बीमारी की प्रॉब्लम है हमारी ओवर थिंकिंग, और ओवर थिंकिंग को क्या नींद की गोली खत्म कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं। मैं बोलता हूं बिल्कुल भी नहीं होगी। हाँ, थोड़ा सा रिलीफ जरूर दे देगी उसको, कि उसको नींद थोड़ी सी गहरी आ जाएगी। पर जब नींद का वो एक फ्लो टूटेगा, उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम और 4 बीमारी और लगा देगी वो नींद की गोलियां। उसके बाद मुस्कान नींद की गोली लेकर सो जाती है। सोने के बाद एक घातक बीमारी का सामना उसको और करना पड़ता है कि जैसे ही वह नींद की गोली खाकर सोती है, उसको मानसिक रिलीफ तो मिलता है, ऐसा लगता है कि हाँ मैंने कुछ लिया है, और उसको नींद भी आने लग जाती है। लेकिन जो पैनिक अटैक है, पैनिक अटैक से और नींद का कोई संबंध नहीं होता भाई। उसको फिजिकली सिम्टम फिर से महसूस होते हैं, पैनिक अटैक लगातार आते रहते हैं। पैनिक अटैक आने की वजह से उसके शरीर में थोड़ी सी तो तकलीफ होती है, लेकिन मानसिक रूप से वो सोई हुई होती है कि मैंने नींद की गोली ली है। तो मन और शरीर का संबंध जब तक नहीं बनता तब तक अच्छी नींद आएगी नहीं। तो इसके बाद लगातार इन चीजों से जूझते हुए वह बेहोशी में भी लगातार परेशान रही मुस्कान। जब वह इन चीजों से बाहर आने का सोचा, उसको लगा कि नींद की गोली भी मेरे लिए ज्यादा काम नहीं आ रही, अब मैं क्या करूं। लगातार वह असहाय महसूस कर रही थी। अब उसको थोड़े दिन बाद ये लगने लग गया कि मेरी मदद कहीं से नहीं होने वाली, क्योंकि मैंने अपने मम्मी पापा डॉक्टरों तक अगर मैंने दिखा लिया, वहां तक मेरी समस्या का समाधान अगर नहीं है तो फिर मैं कहां जाऊं। और बिल्कुल तो जैसे ही उसको ऐसा हेल्पलेस फील होने लग गया कि मेरी मदद कहीं से नहीं होने वाली, तब सुसाइड के थॉट आते हैं। क्योंकि डॉक्टर के मम्मी पापा पेरेंट्स ये सब कुछ चीजों को दिखाने के बाद भी उसका इलाज नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वह इस बीमारी को परमानेंट मान चुकी है। और ऐसा लगा उसको कि ये बीमारी मेरी लाइफ टाइम तक रहेगी, रोज रोज मरने से तो अच्छा है कि मैं एक ही बार अपने प्राण न्यौछावर कर दूं। इस तरह का स्टेटमेंट वो अपने आप को रिपीट करने लग गई, और ऐसा थॉट्स उसके दिमाग में रोजाना आने लगे, यानी कि सुसाइडेबल थॉट आने उसके दिमाग में शुरू हो गए। पर उसने कभी सुसाइड नहीं किया। उसका रीजन था उसके सपने उसको सुसाइड करने से रोक देते थे, क्योंकि उसके बहुत बड़े ड्रीम थे। उसको फिर यही दिमाग, जब भी वो सुसाइड करने के लिए चलती, उसके दिमाग में यही चीज आने लग जाती कि मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मैंने जो यूपीएससी का सपना देखा है इसका क्या होगा, मरने के बाद तो हम नरक में चले जाते। मतलब ऐसे ऐसे सपने जो उसके थे उसको सुसाइड करने से रोक देते थे, जिसकी वजह से वो कभी सुसाइड नहीं कर पाई। मगर नेगेटिविटी इस कदर उसके
पास हावी हो गई कि वह एंजाइटी में भी शिफ्ट हो गई। डिप्रेशन से एंजाइटी में, परमानेंट एंजाइटी उसके दिमाग में बैठ गई थी कि मैं कभी भी ठीक नहीं होने वाली। वो लगातार थकान, अभी एंजाइटी इस कदर हावी हो गई कि फ्यूचर का डर और पास्ट की चिंताएं लगातार उसको सताती रहती थी कि कभी कुछ भी फ्यूचर में करने के लिए हो जाती तो उसको हमेशा यही उसके दिमाग में आता कि ऐसा नहीं होगा, कभी गलत हो गया तो मैं फेल हो गई तो मेरे मम्मी पापा मेरे को मारेंगे, डांटेंगे, मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। मतलब ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी उसके दिमाग में बैठ गया कि एक थॉट बार 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 रिपीट हो रहा है, उसको लगातार दुखी कर रहा है। ना तो वो सुसाइड कर रही थी, ना वो ठीक हो रही थी, उसके बाद लगातार सरवाइव करती रही, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाई। तो दोस्तों, एक समय ऐसा आया, ये बात मेरे पास तक आती है। मेरे पास देखो, मैं एक साइकेट्रिस्ट तो नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। इसके बाद हाँ, एक सीबीटी थेरेपी होती है, वो मैंने बिल्कुल प्रॉपर तरह से सीख रखी है। एक सीबीटी एक ऐसी चीज है, आपको किसी भी मानसिक समस्या से निजात दे सकती है। ये है सीबीटी। आप किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं ऑल इंडिया में, तो वह एक सीबीटी का यूज करता है एक मानसिक पेशेंट को ठीक करने के लिए। सीबीटी ही एक मात्र रीजन है जो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी चीजों से निकालते हैं। तो दोस्तों, जब ये मेरे को मिली ये लड़की, मैंने 2 से ढाई महीने उसके ऊपर दिए, उसको एक सही दिशा दी, उसको बताया कि आपकी डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर स्ट्रेस में आने का रीजन क्या था। सबसे पहले तो भाई, जो मैंने इसको बताया वो मैं आपको बताने भी जा रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो इन चीजों को सबसे पहले एक्सेप्ट करना सीखो कि भाई है, और बिल्कुल है, पर इसको ठीक भी किया जा सकता है। परमानेंट ट्रीटमेंट अपने आप को आज के बाद नहीं दे दी, क्योंकि ये ऑटो सजेशन भी आपके लिए काम करते हैं। आप ये बोलते हो यार मैं तो कभी ठीक ही नहीं हो पाऊंगा, मैं तो अब हमेशा ही ऐसा रहूंगा, मेरा तो मर जाना ही अच्छा है, मैं इस जीवन में नकारा निकम्मा ही रहूंगा। ये नेगेटिव ऑटो सजेशन है जो आपके डिप्रेशन को ठीक ही नहीं होने देते, जैसा मुस्कान कर रही थी। और अभी एक चीज मैं आपको बता दूं, साइको और न्यूरोसिस वाले पार्ट क्या होते हैं, किस तरह मुस्कान को न्यूरो वाला पार्ट बारीकी से समझाया गया। अब वो अपने आप को एक होप पैदा की उसने कि मैं ठीक हो सकती हूं, और वो हुई भी। कैसे? साइको और न्यूरो में डिफरेंस क्या होता है? न्यूरोसिस वाले पार्ट में वो बंदे आते हैं, अब बाई चांस आपको डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, और आपको फील भी हो रहा है कि यार बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, मैं तो ठीक होना चाहता हूँ यार, पता नहीं कैसे ठीक होऊंगा, हर जगह एफर्ट्स लगा रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, पर ठीक नहीं हो पा रहा। आप अपने आप को ठीक करने के लिए यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो कि मैं ओवर थिंकिंग बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, आप डॉक्टरों से भी मिल रहे हो, आप अपने दोस्तों को भी बता रहे हो, आप मेडिटेशन भी कर रहे हो, आप योगा भी कर रहे हो, ताकि मैं ठीक हो सकूं। अपने आप को ठीक होने के लिए, करने के लिए आप एफर्ट्स लगा रहे हो, और ये एफर्ट्स इस बात का प्रूफ है कि आप ठीक हो जाओगे। इसको बोलते हैं, आपको इनसाइट आपके अंदर मौजूद है। इनसाइट का मतलब ये होता है कि जो बंदा अपने आप को ठीक करने के लिए कोई भी एफर्ट्स लगा रहा है किसी भी प्रकार के, तो उसके अंदर इनसाइट मौजूद होती है, और वो न्यूरो वाले पार्ट में आता है। वो 101% ठीक हो सकती है, क्योंकि उसको कोऑपरेट करना आता है। अगर उसको ठीक करने के लिए किसी आदमी का सहारा लेना पड़े तो उसके साथ कोऑपरेट कर लेगा, क्योंकि वो ठीक होना चाहता है। मगर साइकोसिस वाले जो बंदे आते हैं, साइको वाले पार्ट में जो लड़के या लड़की आती हैं, उसमें मैं मोहित, मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातों पे। ये कौन सी प्रॉब्लम है? ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। पहले मेरे को गुस्सा बहुत कम आता था, अब बहुत ज्यादा हाई लेवल का गुस्सा आता है। अगर कोई मेरे से आके बोलेगा यार तेरे को बहुत गुस्सा आता है, तो मैं क्या बोलूंगा? अरे पागल है क्या, मेरे को गुस्सा नहीं आता, पहले भी मैं ठीक था, अभी मैं ठीक हूं। मतलब एक ऑब्जेक्टिव पर्सन मेरे को आकर के ये बोलेगा कि यार तेरे को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, तेरे को बहुत गुस्सा आता था, पहले नहीं आता था, पर मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं आता हूं साइको वाले पार्ट में। मतलब कोई दूसरा बंदा आकर के मेरे को बताएगा कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, पर मैं स्वीकार नहीं कर रहा,
मतलब मैं कोऑपरेट नहीं कर रहा अपने आप को ठीक करने के लिए। तो ये चीजें सारी के सारी साइकोलॉजी के प्रॉब्लम में आती है। तो मैं आता हूं साइको वाले पार्ट में, तो 95% केस न्यूरो वाले पार्ट में आते हैं और वो ठीक भी हो जाते हैं। तो दोस्तों बताने का मतलब ये है, अपने आप को न्यूरो वाले पार्ट में मानो आप, अगर आप अपने आप को ठीक कर रहे हो और आप ठीक भी हो जाओगे, तो परमानेंट स्टेटमेंट आज के बाद देना बंद कीजिए, ताकि आप डिप्रेशन और एंजाइटी वाली घातक बीमारियों से बाहर आ सके। ऐसा ही मुस्कान के ऊपर किया, उसको ये चीज अच्छी तरह समझ में आई कि जो अपने आप को ठीक करने के लिए वो एफर्ट्स लगा रही है, तो आप न्यूरो वाले पार्ट में आ रही हो और आप अच्छी तरह की हो सकती हो। उसने सबसे पहला पॉइंट ये समझा। दूसरी बात, ओवर थिंकिंग से बाहर आने के लिए उसको दिमाग को फिल्टर करना चाहा। फिल्टर करने का मतलब ये है, जब बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में लगातार चलते रहते हैं तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा थॉट की शुरुआत आपकी ओवर थिंकिंग से हुई, जड़ कौन सी है उस ओवर थिंकिंग को बढ़ाने की वजह। तो सबसे पहले उसके हाथ में कॉपी पेन दिया गया और अपने हर थॉट्स को लिखना शुरू किया, ताकि पता चल सके कि कौन सा दिमाग में आपका नेगेटिव विचार चल रहा है। तो लिखने की प्रक्रिया एक ऐसी है जिससे आप ओवर थिंकिंग से निजात पा सकते हो। तो उसने लिखना शुरू किया। लिखने से क्या होगा कि जो फास्ट जो आपका दिमाग चल रहा था अब वो स्लो हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप वर्ड लिख रहे हो आपका हर वर्ड पे आपका दिमाग आपका फोकस लगा हुआ है, और जब फोकस धीरे 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 बढ़ता है तो ओवर थिंकिंग से आप निजात पाना शुरू कर देते हो। दोस्तों ये दूसरा फैक्ट। तीसरा है ब्रीदिंग। जैसे जैसे आप ब्रीदिंग करते हो, या फिर मुस्कान ने ब्रीदिंग की, तो क्या हुआ, ब्रीदिंग लेते ही आपके दिमाग में जो एक बहुत सारी ऑक्सीजन भरी गई, तो एक कोर्टिसोल हार्मोन होता है जो आपके स्ट्रेस को बढ़ाता है। और स्ट्रेस बहुत ज्यादा जब बढ़ता है तभी हम डिप्रेशन में शिफ्ट होते हैं। जब उसके अंदर लगातार ब्रीद गई, उसने श्वास की प्रैक्टिस की, एक तो उसका फोकस बढ़ा, लगातार श्वास ले रही थी, अप डाउन फोकस बढ़ता रहा। दूसरा जो कोर्टिसोल हार्मोन होता है जिससे स्ट्रेस बढ़ता है, उसको ओवरकम करना शुरू किया उस ब्रीदिंग में। और ब्रीदिंग की प्रैक्टिस की मुस्कान ने। जब जैसे जैसे मुस्कान इस ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करती रही, तो वह कोर्टिसोल हार्मोन से को काटती रही, वह उसको साइड करती रही, जिसकी वजह से काफी सारी प्रैक्टिस उसने की और वो आज बिल्कुल क्योर है।